तो ये जो पहला क्वेश्चन है, आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में वाला पहला क्वेश्चन हुआ होगा ना आपका, थर्मल एक्सपेंशन में देखा होगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ही क्वेश्चन है ये। उसे कहिएगा जो कह रहे हैं। आवाज आ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन है ये पहला वाला। तो उसमें आपने पढ़ा होगा ना, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है आपको, क्यूबिकल कोएफिशिएंट ऑफ आयरन आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो थर्मल एक्सपेंशन का आपको अगर ये वाला एल डैश आफ्टर हीटिंग के बाद एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाता है ना, यही होता है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम में अगर चेंज करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, ये 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। और अगर टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें, नॉर्मली टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इसमें जी, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो जी की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, चेंज क्या होगी, लेंथ की वैल्यू चेंज होगी, है ना। हम जो बॉब ले रहे हैं यहाँ पे ऊपर से रूफ के साथ एक स्ट्रिंग के साथ अगर हमने बॉब को लटकाया हुआ है, बॉब का मास ऑफ कोर्स चेंज होगा, लेकिन इसका जो वेट है यहाँ पे, मास चेंज हो सकता है अगर वो भी चेंज हो रहा होगा तो, बट जी की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, जी तो कांस्टेंट ही है। और लेंथ जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो बढ़ता रहेगा। तो उसकी वजह से जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता रहेगा। अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है एक क्लॉक का, तो आप क्या कहेंगे, वो क्लॉक टाइम लूज कह रहा है कहेंगे ना। अगर टाइम बढ़ रहा है क्लॉक का तो क्लॉक क्या करता है, टाइम लूज करता है, मतलब क्लॉक स्लो हो जाता है ना, क्लॉक स्लो हो जाता है। अगर वो टाइम पीरियड गेन कर रहा है तो क्लॉक स्लो हो जाता है। उसी तरीके से अब जब यहाँ पे अब हम लोग टी डैश लेंगे, मानो कि 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी, जी तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जब हम एल डैश की जगह पर वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस अल्फा अल्फा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, टाइम्स के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसको जी से डिवाइड करेंगे, टोटल अंडर रूट। तो यहाँ पे ये एल बाई जी तो बाहर आ गया, बट यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको 1 बाई रूट 2 ले लेते हैं। एंड अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी प्रोडक्ट इतना स्मॉल होता है तो हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन पे क्या लिख देते हैं, 2 पाई अंडर रूट टाइम हो गया है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये ओरिजिनल टाइम हो गया। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाई 2 हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद ये कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी होती है 1 के कंपैरेटिवली। ये मान के हम लोग, मान लो देखो अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखो, अगर इसके टर्म्स में 10 रेज टू पावर माइनस 6 के टर्म्स में है, अगर इसमें हमने डेल्टा टी यहाँ पे कितना आ रहा है, डेल्टा टी 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, तो डेल्टा टी 20 हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी आपको समवेयर 10 रेज टू पावर माइनस 5 के टर्म्स में आएगा, जो कि 1 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो आप ये अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं। जो भी पावर होगा उसको हम लोग वेरिएबल का कोएफिशिएंट के टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इवेंचुअली आपको मिल जाएगा, दी चेंज इन टाइम पीरियड, ये चेंज इन टाइम पीरियड है divided by the original time will be equal to alpha change in temperature divided by 2। तो यहाँ पे आपका क्यूबिकल, आई थिंक यहाँ पे क्यूबिकल एक्सपेंशन दिया हुआ है ऑफ आयरन, ठीक है। तो आई थिंक ये 3 अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अल्फा अगर दिया होता तो लीनियर एक्सपेंशन के टर्म्स में दिया होता, बट यहाँ पे क्यूबिकल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो ये वॉल्यूम का कोएफिशिएंट दिया हुआ है, आई थिंक 3 अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो वहां से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर डेल्टा टी वैल्यू 20 डिग्रीज है, तो आपको लॉस इन टाइम पीरियड पता चल जाएगा, मतलब इतना क्लॉक आपका स्लो हो जा रहा है। क्लियर है ये? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे पूछ लीजिए। सर सॉल्व करके देख लेंगे, बन जाएगा फिर पूछ लेंगे। ओके, ये वाला अभी देख लीजिए सॉल्व करके, अभी तो टाइम नहीं।
देख लीजिए सॉल्व करके, अभी देख लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल का है ना, तो फिर आपको इसमें सॉल्यूशन भी तो दिया होगा, इसमें प्रॉब्लम क्या दिया होगा? इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि जो जिसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें हाँ ओरिजिनल टाइम पीरियड 2 लिया है 2 सेकंड, और उसके बाद फिर उसमें ओरिजिनल लेंथ जो लिया हुआ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया है, उसके बाद फिर सेकंड लेंथ लिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और थर्ड लेंथ लिया है 40 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद फिर एल 0 डिग्री सेल्सियस के को बेसिस पे रख करके और फिर 20 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस को कंपेयर कर दिया और उससे आंसर निकाला है, इस तरह से किया हुआ है। तो हमको बस ये नहीं समझ में आया कि वो टाइम पीरियड, इनिशियल टाइम पीरियड जो 2 सेकंड लिया है वो कैसे ले लिया है। अच्छा अच्छा, इनिशियल टाइम पीरियड वो 2 सेकेंड शायद से 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ लेकर, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो हाँ एल की लेंथ 20 डिग्री सेल्सियस हाँ पे उसको पता चल जाएगी, उसके हाँ, अकॉर्डिंगली उससे टाइम पीरियड वो कट जा रहा है, बस L/L आ जा रहा है, L 40 डिग्री सेल्सियस पे और L ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, बस इसको कंपेयर करके आंसर आ रहा है। हो सकता है। तो ओरिजिनल लेंथ ये और इनिशियल टाइम पीरियड 2 सेकंड कैसे लिया है, बस वही नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी आपको तो इनिशियल टाइम पीरियड चाहिए होगा ना, टी, अगर लॉस हाँ और गेन इनिशियल यहाँ पे वही पूछा अभी। हुआ है, यहाँ पे भी आपको टाइम पीरियड चाहिए होगा, आपको इनिशियल टाइम पीरियड चाहिए होगा, इनिशियल टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको इनिशियल लेंथ भी चाहिए होगा, ठीक है, इनिशियल लेंथ भी चाहिए होगा, इनिशियल इनिशियल लेंथ लेंथ कैसे उसने निकाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया है। वो अब मान लिया सॉल्यूशन में होगा तो फिर तो इनिशियल लेंथ हाँ, उसका तो कुछ नहीं कर मान सकते, लिया बट तो आप वो चीज फंडा समझ जाओ। क्वेश्चन। हाँ, अब वो तो स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है तो फिर हम लोग को भी तो पता नहीं चलेगा, बट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीजें क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपको ये लीनियर एक्सपेंशन पता है, फिर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपको ये वाला जो चेंज इन टाइम पीरियड है ये आपको पता हो जाएगा, और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसीलिए आप जो भी मतलब, ठीक है, ये एक्चुअल प्रोसेस है। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग, जो आपने पूछा होता, तो देखो यहाँ पे जब आर, दो एटम मानो यहाँ पे, ठीक है, दो एटम काफी दूर है अपने से, यहाँ पे दो एटम एकदम करीब करीब से हैं, यहाँ पे बहुत ही क्लोज है, ठीक है, एकदम मतलब मिक्स कर जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे देखो ये आर नॉट वाले लोकेशन पे ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, ये फोर्स का कर्व है, ठीक है, ये आर नॉट वाले लोकेशन पे देखो, जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन देखो, जो फोर्स वर्सेस आर वाले कर्व में सेम आर नॉट वाले टाइम पे एफ एट आर नॉट एट आर इक्वल्स टू तो आर एक नॉट और फिर से आपका, वो देखो देखो जो बता रहे सुन लो, जब आर इक्वल्स टू आर नॉट, ऊपर वाला ग्राफ आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व है, और नीचे वाला कर्व आपका फोर्स वर्सेस आर का कर्व है। ये पिछले क्लास में मैंने आपको जब ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन कर रहे थे तब हमने यही चीज डिस्कस की थी। यस सर। हाँ तो वही हाँ चीज यही देखो यहाँ चीज पे, डिस्कस। तो वही चीज देखो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आप मतलब केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, बस फिजिक्स का भी टर्म है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, तो ये पहला वाला पोटेंशियल एनर्जी का है, बट ये कॉमन कॉन्सेप्ट है सब में, ठीक है, पहला वाला पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का है, नीचे वाला फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है वो बताया हुआ है। तो पहले तो आप ये पॉइंट देखो कि आर नॉट वाला पॉइंट, आर नॉट वाले पॉइंट सेम करस्पॉन्डिंग फोर्स वाले लेवल पे, फोर्स वर्सेस आर वाले ग्राफ पे एट फोर्स एट आर इक्वल्स टू आर नॉट, यहाँ की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 है, ठीक है, फोर्स एट आर इक्वल्स टू आर नॉट 0 है ना, ठीक है, यस तो सर। अब ऊपर वाले कर्व में देखो पोटेंशियल एनर्जी एट आर इक्वल्स टू आर नॉट आपको मिनिमम मिल रही है, ये मिनिमम है ना, यहाँ पे ये वैल्यू जो मिल रही है ये यू नॉट मिनिमम है या नहीं है, पूरे कर्व में देखो कहीं पे भी आपको इतनी लो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल ही नहीं रही है ना, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं
जब एफ नेट जीरो होता है तो एफ नेट जीरो होता है तो आप क्या कहते हो, वो पोजीशन इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है ना, वो पोजीशन इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। तो जहां पे इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है आप वहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई है तो ये कैसा पोजीशन इक्विलिब्रियम होता है, ये पोजीशन हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ये पोजीशन हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। नाउ ये पोजीशन आपको क्लियर हो गया। अब देखो जब आर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो को टेंड कर रहा है, और जब आर जीरो को टेंड कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, कब वो टेंड कर रहा है, आर जब जीरो है, और जब आर इंफिनिटी है पोटेंशियल एनर्जी जीरो को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब आप दो एटम्स को कंसिडर करो, दो एटम्स का जब हम कंसिडर करेंगे, जब वो काफी, अच्छा ये छोड़ो एटम्स, एटम्स से बाद में आता है। अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये याद रखो, ये अब हम फिजिक्स पे आ गए हैं, फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये याद रखो हमेशा, अगर एफ एक कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर एफ एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तब आप हमेशा ये लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये आप हमेशा लिख सकते हो। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व है तो वो, उसका जो स्लोप होगा, उसका जो स्लोप होगा नेगेटिव, ये आपको स्लोप दे रहा है, डी यू बाई डी आर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ, दिस इज स्लोप ऑफ u वर्सेस r। तो du बाई डी आर क्या है, स्लोप है u वर्सेस r कर्व का, तो माइनस ऑफ दिस स्लोप विल गिव यू फोर्स एट दैट पॉइंट। और ये कैसा ये कब ट्रू होगा, ये इक्वेशन ये तभी ट्रू होगा जब मेरा फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब्स फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल एक बताओ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स तो है ही, ठीक है न्यूक्लियर फोर्स, बट बेटर है एग्जांपल उससे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, हाँ, फ्रिक्शन फ्रिक्शन नॉन फोर्स। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव किस लिए, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव किस लिए कहते हैं, अगर वो फोर्स के द्वारा किसी बॉडी पे वर्क किया जा रहा है तो वो वर्क, अगर मानो कि एक बॉडी पे इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन तक पहुंचा है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जो वर्क आप डन निकालोगे बाय दिस फोर्स, वो अगर पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट है, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। अगर वो पाथ वर्क डन बाय दैट फोर्स, मतलब ये इंटीग्रल एफ डी एस है, तो अगर ये वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है तो वो एफ नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में ये सब पढ़ा होगा। तो यस। जब ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, तब वर्क डन बाय दोस फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं कि इनिशियल पोजीशन पे उसकी एनर्जी कितनी है और फाइनल पोजीशन पे उसकी एनर्जी कितनी है, और जो चेंज इन एनर्जी होगी उतनी ही वर्क डन वो फोर्स उस पर करता है। ये चीज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वापस से आते हैं हम लोग स्लोप पे, देखते हैं फोर्स नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ यू वर्सेस आर का कर्व आपको कंजर्वेटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देता है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग आर ग्रेटर देन आर नॉट का कर्व स्टडी करें तो यहाँ पे स्लोप हर जगह पर ऐसा होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल के एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल देखें इन सब का, तो ये एंगल, ये थीटा जो है, ये थीटा एक्यूट होगा, है ना, और tan ऑफ थीटा, अगर tan एक्यूट हुआ तो tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना।
tan ऑफ थीटा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर r लेस देन r नॉट हम लोग स्टडी करें तो कर्व देखो ऐसा ऐसा होगा, और अगर इसको हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ हम लोग एंगल मेजर करें तो ये एंगल यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। और tan ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल आपको एक नेगेटिव क्वांटिटी देता है, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, एक नेगेटिव क्वांटिटी देता है। तो यहाँ पे ये जो स्लोप है du/dr, यहाँ पे आपको एक नेगेटिव क्वांटिटी मिल रहा है, और यहाँ पे जो स्लोप है du/dr, ये आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी दे रहा है। तो यहाँ पे जब आप कंजर्वेटिव फोर्स निकालेंगे तो वो आपको एक, बिकॉज F इज इक्वल्स टू माइनस du/dr ना, F इज इक्वल्स टू माइनस du/dr, तो यहाँ पे आपको F नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब आप F निकालेंगे तो आपको F इज इक्वल्स टू माइनस du/dr, तो यहाँ पे आपको F जो होगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला फंडा आप समझो। तो यहाँ पे सिमिलरली जब आप R ग्रेटर देन R नॉट स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हर जगह पर F एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और यहाँ पे जब R लेस देन R नॉट स्टडी कर रहे हैं तो F धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये जब लेस देन 0 होता है तब फोर्स को क्या कहते हैं कि ये अट्रैक्शन है, और जब F ग्रेटर देन 0 हो जाता है तब क्या कहते हैं, ये रिपल्शन है, ठीक है, रिपल्शन है। तो अट्रैक्शन वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन जब भी हो रहा है, जब भी अट्रैक्शन वाले रीजन पे है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। इसीलिए जब भी हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। बट कूलम्ब्स फोर्स, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स क्या है, वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। समझ में आ रहा है चीजें? कंप्लीट होलिस्टिक एनालिसिस मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिला के, ठीक है। यही चीज आप केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैटर की प्रॉपर्टी है इस तरीके से चेंज होना, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का। ये पूरा वर्क एनर्जी और पावर वाले चैप्टर में से, फोर्स वाले चैप्टर में से आपको पूरा मिला जुला के मैंने आइडिया दे दिया है, ठीक है। समझ में आया चीजें? कोई डाउट है अभी भी? नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, ओके। और कोई डाउट है तो आप पोस्ट करते जाना, हम लोग हाँ बताओ। उसमें जो ये जो ग्राफ है यू वाला, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, उसमें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच रहा है, उसके बाद फिर ग्राफ ऊपर की तरफ जो जाता है वो, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन उसका ऊपर की तरफ जाने का? लेफ्ट वाले पार्ट में, आर इक्वल्स टू आर नॉट के लेफ्ट वाले पार्ट में पूछ रहे हैं, है ना? नहीं सर, आर हाँ, इन्फिनिटी के साइड में। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आर इक्वल्स टू ये वाला सर, हाँ, पूछो पूछो। सर एक्चुअली ये वाले सॉलिड, रीजन में आप पूछ, ये वाले रीजन में आप पूछ रहे हैं ना? ये ऊपर नहीं क्यों सर, चला जा इधर रहा है? साइड हाँ, वाले सर, इधर सर साइड वाले क्वेश्चन में पहले पूछ बोल रहे देते हैं। हैं। हाँ हाँ, इधर, हाँ उधर। क्या पूछ रहे हैं? सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एक डायग्राम दिया हुआ था एक क्यूब का, जिसके चारों तरफ सर्कल जैसा, मतलब कुछ सॉलिड पार्ट रखा हुआ है और स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो हम्म। उस फिगर से उस डायग्राम को भी कोरिलेट किया जाता है, वो वाला एक पॉइंट बता दीजिए कैसे कोरिलेट किया जाता है। तो देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या होता है, मानो कि ये आपका सॉलिड है, इसके हर जगह पर, क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मानो हर जगह पर एटम्स हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मान रहा हूँ, रेगुलरली स्पेस्ड एटम्स है, हर एक कॉर्नर पे एटम सिचुएटेड है, ठीक है। तो इनके बीच में ऐसा स्प्रिंग बना रहता है ना हर जगह पर, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ हर एक एज में एक एक स्प्रिंग लगाया होता है ना? ऐसा आप कह रहे हो ना? ठीक है। तो देखो, होता क्या है इसमें, आइडिया क्या है, स्प्रिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी एटम को आप पिकअप कर लो, लेट से मैंने इस एटम को पिकअप करा है, ठीक है। तो ये एटम क्या है, इसके तीनों एक्सिस के अबाउट, ये ऑसिलेशंस
एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ये एक्स एक्सिस में मूव करेगा, वाई एक्सिस में मूव करेगा, हर एक तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है बोल सकते हैं। सिमिलरली ये एटम भी करेगा, मतलब हर एक एटम आपको इस तरीके से अपने तीनों एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जब ये ऑसिलेट कर रहे होंगे, आप अगर कोई भी दो एटम को अगर उठा लो जो कि इस एज पे है, तो वो जब इस तरीके से अबाउट ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो आप इसको टू बॉडी सिस्टम कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग के साथ आप इक्वेट कर सकते हो कि ये भी अपने अबाउट ऑसिलेट कर रहा होगा, ये भी अपने अबाउट ऑसिलेट कर रहा होगा। बेसिकली अगर पूरे सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो ये पूरे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, ऐसा मान सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एज को रिप्लेस करके वहां पे एक स्प्रिंग बना देते हैं। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के टर्म में। मानो कि ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो क्या है, कंप्रेस हो जा रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा सेटअप कंप्रेस हो जा रहा है। अब इस कर्व से ये थोड़ा सा छोटा छोटा क्यूब बन गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब छोटा क्यूब बन गया तो यहाँ पे इन सारे एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। डिस्टेंस कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया पूरे सिस्टम का। तो इनके बीच में फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स क्या होगा, सबके बीच में बढ़ेगा, है ना। फोर्स बढ़ जाएगा ना, जब एकदम पास पास आ जा रहे हैं, जब डिस्टेंस तो डिस्टेंस इनके, एनर्जी बढ़ेगा तो फोर्स करेगा, देखो होगा ना। जरूरी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है हर जगह पर। अब ये अब ये वाला सिस्टम समझो। अगर ये वाला नॉर्मल सिस्टम है, मैं इसको पुल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस बॉडी को पुल कर रहा हूँ, तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा और स्प्रिंग में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको पुश करूंगा तो अब भी इस पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। सिमिलरली यहाँ पे जब इनके बीच में डिस्टेंस में घटा रहा हूँ, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि इनकी डिस्टेंस कम हो रही है, और इनकी फोर्स, इनके बीच में फोर्स जो है वो भी बढ़ जाएगा। हर एक मॉलिक्यूल जो इसको एक डायरेक्शन पे पुश करता हुआ दिखेगा, ठीक है, पुश करता हुआ दिखेगा। समझ रहे हो आप, क्योंकि अब यस। दो दो अब मानो कि दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मैं लाके अब उसके पास अगर डिस्टेंस उनका कम कर दूं, तो उन पे फोर्स बढ़ेगा या कम होगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा उनके बीच में, बट ठीक है। हाँ, तो सिमिलर स्टडी ये आप यहाँ पे देख लो, सिमिलर स्टडी यहाँ पे देखो। अब जब आर इक्वल्स टू आर नॉट से मैं यहाँ इस डायरेक्शन पे चला गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से मैंने डिस्टेंस कम करी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस मैं अब लेफ्ट साइड गया हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड गया हूँ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। और इनके बीच में क्या, रिपल्शन वाला फोर्स बढ़ता हुआ दिख रहा है मेरे को। क्लियर है इतनी बात। अब जब मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूँ, यहाँ से इससे बड़ा वाला क्यूब ले रहा हूँ, माना कि बहुत बड़ा वाला, अब मैंने इसको हर एक के डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया, हर एक के डिस्टेंस को मैंने अब बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, इसमें डी बढ़ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, और फोर्स भी इसमें अब जितना ज्यादा इसे दूर बढ़ाते जाऊंगा, तो इसके बीच में फोर्स का नेचर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। डी जब बढ़ा रहे हैं हम लोग, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी अगेन बढ़ रहा है इसमें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगेन बढ़ रहा है, बट इस डायरेक्शन पे यहाँ पे फोर्स भी इस पे बढ़ने लग रहा है, बट ये फोर्स कैसा होगा, इन पे अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल चाहेंगे। अब जब इसको हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि जब हमने छोटा कर दिया, तो इसको ये रिपल्शन वाला फोर्स लगा रहा है। अब जब हम इसे दूर कर रहे हैं स्प्रिंग को, अब मानो कि हमने इस केस में ये वाला चीज को देखो, अब जब हम इसको इसके सरफेस से दूर कर रहे हैं, तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है, इसके डायरेक्शन में लग रहा है। जब हम इसको पुश करेंगे जब हम इसको पुश करेंगे तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स इसको बाहर की डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली जब हम यहाँ से यहाँ पे आए हैं, तो हमने इसको कंप्रेस किया है, तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा लग रहा है कि वापस से इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे हमने इसे कंप्रेस किया है और यहाँ पे हमने इसे एक्सपैंड किया है। तो जब हमने कंप्रेस किया तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की डायरेक्शन में मिल रहा है, जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे एफ क्या हो गया, यहाँ यहाँ पे एफ आपका रिपल्शन वाला हो गया,
यहाँ पे एफ आपका अट्रैक्शन वाला हो गया, है ना। सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, समझ रहे हो ना बात को। सेम चीज को मैंने उससे एक्सप्लेन करके बता दिया, आपका वाला एग्जाम्पल जो था। कोई दिक्कत अभी? नो सर। ठीक है, एक बार वापस से इस वीडियो को देख लेना, और अगर कोई भी अगर दिमाग में दिक्कत है तो वापस से वीडियो देख के आप क्लियरिटी समझ सकते हो। मैंने आपको पूरा होलिस्टिक पिक्चर दे दिया, ठीक है। चलो ओके। यस सर।